हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐतिहासिक सन 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे अपने पांव पसारना शुरू कर दिया। और इसके बाद दोस्तों, जब तक कि लगभग 100 सालों के बाद 1857 की क्रांति नहीं होती है, तब तक लगभग 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर शांतिपूर्वक राज किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 1757 से लेके वर्ष 1857 तक के प्रमुख गवर्नर जनरलों के विषय में। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। और उन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न ही पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मैं जितने प्रश्न आपसे पूछूंगा वह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, वर्ष 1757 के प्रसिद्ध प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड क्लाइव। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बड़ी ही चतुराई से सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और इस प्रकार बहुत ही आसानी से अंग्रेजों की इसमें जीत हो जाती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि इस युद्ध की जीत के साथ ही जो है कि अंग्रेजों द्वारा एक कठपुतली सरकार बना दी जाती है और इस प्रकार यहाँ पे शासन इस तरह से मेंटेन कर दिया जाता है कि जो राज का कार्य है वह तो नवाब करेंगे वहाँ के, लेकिन जो कर वसूली का काम है वह कंपनी के हाथों में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों, वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध के में जीत के बाद तो पूरी तरह से जो है कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों कि इस दोनों युद्ध में जीत के बाद ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है और इसीलिए दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक तथा स्वर्ग से जन्मा सेनापति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वॉरेन हेस्टिंग्स। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी में की गई थी। यहीं पर आपको बता दूं दोस्तों कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और इसके बाद उसने वर्ष 1785 ईस्वी तक शासन किया। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको और बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वह कोई गवर्नर जनरल नहीं था। उसके पहले तक का जो शासन चला दोस्तों उसे कंपनी का शासन कहा गया, लेकिन इसके बाद जो अंग्रेजी शासन था, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसने उस पोस्ट को कह दिया कि अब ये जो पूरा क्षेत्र को जो देखेगा वह बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। पहला आंग्ल मराठा युद्ध तथा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, यह दोनों ही जो थे दोस्तों वह वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर या फिर वाराणसी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गाजीपुर। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरा गवर्नर जनरल था और इसने वर्ष 1786 ईस्वी से वर्ष 1793 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद दोस्तों वर्ष 1805 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इसको वहीं पर दफना दिया जाता है और वहीं पर आज भी उसकी कब्र है। दोस्तों, ब्रिटिश भारतीय इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू करने के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों, जरूर आपके मन में यह बात आती होगी कि आखिर स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता चलूं कि स्थायी बंदोबस्त यह एक कर वसूलने की व्यवस्था थी और इस जो है कि व्यवस्था के अंतर्गत जमीनों का मालिक जमींदारों को घोषित कर दिया गया और इस प्रकार दोस्तों जो कर वसूला जाना है अंग्रेजी सरकार द्वारा वह किसानों से न लेकर बल्कि डायरेक्ट वह जमींदारों से लेते थे और इस प्रकार वह एक फिक्स कर को फिक्स कर देते थे कि मुझे इतना % तो कर चाहिए ही चाहिए, आप चाहे जितनी भी वसूली कर लो। तो इस प्रकार से दोस्तों
जो जमींदार थे उन्होंने किसानों के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। वह ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूली करना चाहते थे अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि जितना भी फायदा होगा वह किस जमींदार का होगा, अपना सरकार का तो बिल्कुल फिक्स शेयर है। इस स्थिति में दोस्तों होता क्या था कि जमींदारों और किसानों के बीच में तनातनी बढ़ती ही गई और अल्टीमेटली जो है किसानों के ऊपर बहुत ही अत्याचार बढ़ता ही गया। यहीं पर आपको बता चलूं दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवाओं का जनक भी कहा जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लोहे की चौखट कहा था कि यह भारतीयों के लिए एक लोहे की चौखट है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं अवध का नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, मैसूर का राजा टीपू सुल्तान या फिर कर्नाटक का नवाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हैदराबाद का निज़ाम। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि लॉर्ड वेलेस्ली का नाम ब्रिटिश भारत के इतिहास में सहायक संधि के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों जरूर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर यह सहायक संधि होती क्या थी। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता चलूं कि उस समय दक्षिण भारत जो था उसमें 3 बड़े बड़े राज्य थे और वह थे हैदराबाद का निज़ाम, इसके बाद था मैसूर का राजा टीपू सुल्तान और तीसरी तरफ मराठे थे दोस्तों। तो देखिए ये करता क्या था, वेलेस्ली सबसे पहले जो है हैदराबाद गया और हैदराबाद के निज़ाम से उसने कहा कि मराठे अब ताकतवर हो रहे हैं और वह आपके ऊपर आक्रमण करके आपका राज हड़प सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको जो है इसे सुरक्षा प्रदान करूंगा। और इसके बदले उसने कुछ कंडीशंस रखी। कंडीशन ये था दोस्तों कि पहले कंडीशन ये था कि एक अधिकारी की नियुक्ति मेरे द्वारा आपके राज्य में की जाएगी, वह उसको देखेगा, आपके राजकाज को देखेगा। दूसरी ये थी कि एक सेना की टुकड़ी रहेगी मेरी, मतलब अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी वह आपके राज्य में रहेगी और उसका जो खर्च रहेगा, उस सैन्य टुकड़ी का जो खर्च रहेगा वह जो है कि जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेगा वह उसको निभाएगा। और तीसरा यह था कि विदेशियों के साथ आप कोई संबंध नहीं स्थापित करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से होता क्या था कि इसने यही चीज़ को पहले हैदराबाद के निज़ाम ने इसको मान लिया और फिर उसे लगा कि हम लोग अब सुरक्षित हो गए हैं। अब इसी चीज़ को वो दूसरे और तीसरे और इसी तरह करके सभी के पास ले जाते हैं और वो सबके पास यही बात रखते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले आपको करना क्या है। तो उससे दोस्तों इनको फ़ायदा देखिए क्या होता था कि वह जो सैन्य टुकड़ी थी, जो इनकी अपनी सेना होती थी, वह छोटा छोटा भार वह बाकी के सभी छोटे छोटे राज्यों पर दे देते थे। और साथ ही दोस्तों विदेशी शक्तियाँ उस समय जो थे डच, पुर्तगाली या और फ्रांसीसी, यह सब भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। तो विदेशी शक्तियों से संबंध न रखने का कारण क्या, तो इस प्रकार से दोस्तों अंग्रेज जो है अन्य यूरोपीय शक्तियों से आगे बढ़ते गए। और दोस्तों जो उन्होंने सैन्य अधिकारी दिया था, तो सैन्य अधिकारी इसलिए दिया था वहाँ पे जो भी रखते थे उनको रेजिडेंट बोलते थे, ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ राजकाज को देखता था, कहीं ऐसा नहीं हो कि जो राजा हमारे साथ यह जो है कि सहायक संधि कर रहा है, कहीं वो हमारे सहायक संधि को तोड़ तो नहीं रहा है, तो इसके लिए वह देखते थे। तो इस प्रकार दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक स्थापित किया और इसे ब्रिटिश राज को भारत में मजबूत किया। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ष 1814 से 1816 तक अंग्रेजों और नेपाल के जो है कि सेनापति अर्जुन थापा के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की फाइनली जीत होती है। हालांकि गोरखा सेनाओं जो नेपाल की सेना थी उसने बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ाई की, लेकिन अंत में उनकी हार होती है। और इस युद्ध में हार के बाद दोस्तों बिहार के चंपारण जिले में स्थित सुगौली नामक स्थान पर ऐतिहासिक सुगौली की संधि होती है। यहीं पर आपको बता दूं दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सफलता जो है वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल की बहुत बड़ी सफलता थी। और इस युद्ध में सफलता के बाद मराठों को पूना की संधि करनी पड़ती है और इस पूना की संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपनी पेशवाई से हाथ धोना पड़ता है। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, तो दोस्तों एक तरह की और भी यह व्यवस्था थी जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में थॉमस मुनरो जो कि उस समय मद्रास का गवर्नर था, उसने वर्ष 1820 ईस्वी में
रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया। और रैयतवाड़ी प्रथा में दोस्तों होता क्या था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को जमीन का मालिक माना जाता था, लेकिन दोस्तों जो रैयतवाड़ी प्रथा थी उसमें जमींदार को नहीं बल्कि किसान को ही मालिक माना जाता था और किसान से ही लगान वसूलने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहीं पर आपको बता चलूं दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारतीय इतिहास के पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन दोस्तों बाद में कर क्या दिया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद था उसको ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इतने वर्षों बाद जो है कि अंग्रेजों का जो कार्य क्षेत्र था, जो शासन क्षेत्र था, वह काफ़ी बढ़ गया था। तो इसके बाद दोस्तों वह जो पद था, जो पोस्ट था जिसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको अब बदल दिया गया और अब इसे कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल तथा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश भारत के। यहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम जो है कि इतिहास में सती प्रथा तथा शिशुवध जैसे कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स मैडकॉफ, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चार्ल्स मैडकॉफ। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि चार्ल्स मैडकॉफ का जो कार्यकाल था वह मात्र 1 वर्ष का 1835 से 1836 ईस्वी का था। और इसी बीच दोस्तों वर्ष 1885 के प्रेस एक्ट के तहत उन्होंने समाचार पत्रों से अपनी पाबंदी हटाई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड एलनबरो या फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड एलनबरो। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि लॉर्ड एलनबरो के शासन काल में ही सिंध, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में है, सिंध को वर्ष 1843 ईस्वी में ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिला लिया गया था। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि लॉर्ड एलनबरो का जो शासन काल था वह कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए जाना जाता है। और इस शासन काल में दोस्तों लॉर्ड एलनबरो ने अफगानिस्तान के प्रति अपनी दक्ष निष्क्रियता की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड डलहौजी। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हड़प नीति के लिए जाना जाता है। और इस नीति के अनुसार दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा, इसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर के राज्यों को भी ब्रिटिश शासन में मिलाया। यहीं पर दोस्तों डलहौजी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे का भी विलय कंपनी में कर लिया। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि डलहौजी के शासन काल में ही भारत में लोक निर्माण विभाग, लोक शिक्षा विभाग, डाक सेवा, तार सेवा तथा रेल सेवा का भी विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, लॉर्ड कैनिंग। यहीं पर आपको बता चलूं दोस्तों कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1857 ईस्वी में हुई थी। और इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही दोस्तों भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया गया और इस पद को अब नया नाम दे दिया गया वायसराय। तो इस प्रकार दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो थे वह अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय भी थे। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर अरविंदो घोष। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल यानी शनिवार को सुबह 5:30 बजे जनरल नॉलेज सीरीज की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।